डॉक्टर अनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, साकेतगंज पीजी कॉलेज, दहिला मऊ, प्रतापगढ़। मैं अभी पहला टॉपिक मनु को आपको हमने अभी बताया और सेकंड टॉपिक कौटिल्य के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर मेरा टॉपिक या पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम कौटिल्य के बारे में आपको बताते हैं। कौटिल्य के राजनीतिक विचार। अभी हमने आपको बताया था मनु के राजनीतिक विचार। मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, भीष्म, ये चार ऐसे प्राचीन विचारक हैं जिनके विचार क्रमशः मिलते जुलते, लेकिन हम आपको अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत विचार जो है बदले हुए हैं। अभी फर्स्ट जो हमने आपको बताया था वो मनु के राजनीतिक विचार थे। अभी हम दूसरा टॉपिक आपको कौटिल्य के ही बता रहे हैं। लगभग विचार मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए हम आपको अलग अलग इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। मनु, कौटिल्य, भीष्म और शुक्राचार्य, ये ऐसे चार प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं जिनके विचार पूरे के पूरे मिलते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है चारों में। तो राज्य की उत्पत्ति, जैसे कि मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। हमने अभी आपको पहले वीडियो में बताया कि मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। उनकी महत्वपूर्ण रचना मनु स्मृति थी, जिसमें 12 अध्याय और 2694 श्लोक थे। तो कौटिल्य, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन अंतर क्या है अब आप देखिए, कौटिल्य और मनु में क्या अंतर है। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य का नाम कौटिल्य क्यों पड़ा? कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, क्योंकि ये गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कौटिल्य जो है गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। 400 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है और ये थोड़ा सा कुरूप थे और इसलिए इन्हें कौटिल्य या कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाने लगा। इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। कौटिल्य का नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, 3 नाम था और इनकी महत्वपूर्ण रचना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की महत्वपूर्ण रचना है अर्थशास्त्र। तो हम आपको बताते हैं कि कौटिल्य ऐसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिनका कि सबसे सर्वमान्य स्थान है। सालेटोरे ने कहा है कि सबसे प्रमुख स्थान अगर प्राचीन भारतीय विचारकों में है वो कौटिल्य का है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और मनु ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, राज्य का सावयव सिद्धांत। आपने देखा था राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अभी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। राज्य का सप्तांग सिद्धांत, राज्य का सावयव स्वरूप भी वही। मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है वो विभिन्न पार्टों से बना है, हाथ, नाक, कान, आँख, तो वो विभिन्न पार्टों से बना। उसी तरह कौटिल्य ने राज्य को सावयव माना। सावयव क्या है? जैसे मनुष्य की एक संरचना होती है, उसी तरह राज्य की संरचना को उन्होंने एक रूप दे दिया। राज्य का सावयव स्वरूप, स्वामी अमात्य जनपद दुर्गकोश दंडमित्र, किसने कहा था? मनु ने। स्वामी अमात्य जनपद दुर्गकोश दंडमित्र, ये 7 तत्व किसने कहे? मनु ने। अभी हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। इनका क्या है, अंतर क्या है, आप देखिए, बहुत थोड़ा सा अंतर, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा अंतर है। राज्य का सावयव स्वरूप, इन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत 7 तत्व ही माने। स्वामी, मंत्री, पूर्व राष्ट्र, कोश, दुर्ग, मित्र, उन्होंने स्वामी अमात्य कहा है
उसकी जगह पर इन्होंने मंत्री कहा। अंतर इतना ही है। हमने अभी आपके मनु के सातों तत्वों को डिफाइन किया था। राज्य का सावयव स्वरूप स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। तो अगर कहिए तो हम स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। स्वामी का तात्पर्य ये है कि राजा, स्वामी राजा। हमने अभी मनु में आपको बताया था कि मनु को आदि पुरुष या धर्मशास्त्र का प्रणेता माना जाता था और वो ही प्रथम राजा थे। और राज्य का सावयव स्वरूप, पहला पॉइंट है स्वामी। स्वामी का तात्पर्य है राजा, जो राजा शासन संचालन करता है। दूसरा है मंत्री। मंत्री का तात्पर्य है कि बिना मंत्री परिषद के, हमने आपको मनु में भी बताया था कि बिना मंत्री परिषद के कोई भी शासन संचालित नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भी मंत्री परिषद है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका। तो प्राचीन काल में जब राजतंत्र या राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उस समय भी मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। तो दूसरा पॉइंट है मंत्री। तीसरा है पुर। तीसरा पॉइंट है पुर। स्वामी, मंत्री, पुर मतलब राजधानी। जैसे कि राजा जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बसाएगा, जहाँ पर वो सुरक्षित समझता था। स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र। राष्ट्र का निर्माण भी उन्होंने, राजा जो होता था राष्ट्र का निर्माण या जनपद का निर्माण ऐसा करता था जहाँ पर वो चारों तरह से वो सुरक्षित होता था। उसके बाद है दुर्ग। दुर्ग का तात्पर्य अभी हमने मनु में आपको बताया था कि दुर्ग क्या है। दुर्ग का तात्पर्य है किला। दुर्ग का तात्पर्य है किला। उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे। औदक, पार्वत, वन दुर्ग और धानवद दुर्ग। तो औदक दुर्ग उसे कहते हैं, औदक दुर्ग जो पानी से घिरा होता था। औदक दुर्ग उसे कहते हैं जो पानी से घिरा होता था। वन दुर्ग उसे कहते थे जो वनों से घिरा हो, मतलब कि दुर्ग इन चारों चीज़ों से घिरा होना चाहिए। पार्वत मतलब पर्वत से घिरा होना चाहिए। धानवन दुर्ग मतलब रेगिस्तान। तो इन चारों चीज़ों से दुर्ग या किला घिरा होना चाहिए, जहाँ राजा अपना किला बनाता था। उसके बाद है कोष। हमने अभी आपको बताया था जब मनु को पढ़ाया, उसी तरह कोष इसमें भी है। जो उत्पादन करता थे, व्यवसाय का या उत्पादन का 5वां भाग या 10वां भाग कोष में जमा करते थे और उस कोष को राजा अपने लिए नहीं रखता था। उस कोष को राजा अपने लिए नहीं रखता था, बल्कि वो प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए उसको खर्च करता था। उसके बाद है दंड। दंड का विधान आज भी है। बिना दंड के कोई भी शासन संचालित नहीं हो सकता। तो उस समय दंड कौन देता था? प्राचीन काल में कोई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका नहीं थी, तो उस समय दंड कौन देता था? दंड का विधान था। उस समय दंड कौन देता था? राजा। दंड कौन देता था? जो गलत कार्य करते थे या जो ऐसा कार्य करते थे, उनको दंडित कौन करता था? वो राजा द्वारा दंडित किए जाते थे। अगला टॉपिक है मित्र। 7वां टॉपिक है मित्र। तो हमने अभी आपको बताया कि ऐसा मित्र नहीं कि हम किसी से दोस्ती कर लें, एक या दूसरे से। ये ऐसी मित्रता है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अन्य राष्ट्रों से राजा किस तरह का संबंध या किस तरह की मैत्रीपूर्ण संबंध, किस तरह की मित्रता रखता है, उस मित्रता से ये संबंध है कि वो किस तरह के मित्र बनाता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। कौटिल्य के वैदेशिक संबंध। कौटिल्य का वैदेशिक संबंध भी सेम जिस तरह से मनु का था, उसी तरह से कौटिल्य का वैदेशिक संबंध भी है। मंडल सिद्धांत।
मित्र राज्य, शत्रु राज्य, मध्यम और तटस्थ, ये 4 प्रकार के। उसके बाद खाटगुट नीति जिस तरह की मनु की है उसी तरह से इनकी भी है। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैधी भाव। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैधी भाव बिल्कुल जिस तरह की मनु की थी उसी तरह कौटिल्य की है, बिल्कुल कोई बदलाव उसमें नहीं है। तो संधि का तात्पर्य है जब हम, जैसे कि हमने आपको बताया कि संधि समानार्थी असमानार्थी 2 प्रकार की होती है, लेकिन जब हम समानार्थी हम एक हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। इस तरह से संधि और विग्रह, जब हम जानते हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है हम उसमें शामिल हो या अपने को तटस्थ रखें या अलग कर लें या हमी को, मतलब हमें मेरा ही युद्ध है, राजा का ही युद्ध है, वो समझता है कि हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो उस समय वो विग्रह कर लेता है। नंबर 3 है यान। यान का क्या तात्पर्य है? जैसे कि संपूर्ण तैयारी से जब कोई अभियान चलाया जाता है या आक्रमण किया जाता है तो उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। राजा जब समझता है कि अभी हम कमज़ोर हैं, हम किसी पर किसी पर भी हम आक्रमण करते हैं और हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो यान या अभियान के तहत, पूरी तैयारी के तहत ही आक्रमण करता है, उसे यान कहते हैं। उसके बाद आसन। आसन ये है कि जब हम समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो कुछ दिन के लिए हम विराम या आसन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है संश्रय। संश्रय है जब दुविधा होती, संश्रय है जब दुविधा होती है कि हम इस कार्य को या इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, तो उस समय हम किसी नई तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसे संश्रय कहते हैं। उसके बाद है दैधी भाव। दैधी भाव का तात्पर्य है दोहरी नीति को अपनाना। दोहरी नीति को अपनाना, जैसे कि हम सेना को 2 भागों में बांट देते हैं। सेना को 2 भागों में बांट देते हैं और एक सेना जो शत्रु है उसको पता है, लेकिन दूसरी सेना का उसको पता नहीं, हम दूसरी तरफ से उस सेना को लगाते हैं तो उसे हम दैधी भाव कहते हैं। कौटिल्य ने एक और भी वर्णन किया है। कौटिल्य ने विदेश नीति का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने, मनु ने भी विदेश नीति का प्रयोग किया था। हमने आपको परराष्ट्र संबंधों के बारे में बताया है। हमने आपको बताया कि मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य, भीष्म, इन 4 प्राचीन विचारकों के विचार क्रमशः मिलते जुलते हैं। अंतर इतना है कि मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने ही या उनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन शुक्राचार्य को क्या माना जाता है? शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु हैं। शुक्राचार्य जो थे असुरों के गुरु थे, लेकिन प्राचीन भारतीय विचारकों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है। सालेटोरे ने ऐसा कहा था। एक बार ऐसा हुआ कि कौटिल्य महापद्म नंद के यहाँ सभा में गए थे और उन्हें, वो चूँकि कुछ ऐसे ही थे कि सभा में उन्हें अपमानित कर दिया गया। महापद्म नंद की सभा में उन्हों को अपमानित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने अपना शिखा बंधन को खोलते हुए कहा कि जब तक मैं समूल महापद्म वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक शिखा बंधन नहीं करूंगा। ये कौटिल्य का कहना था और कौटिल्य को माना जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी कौटिल्य को माना जाता है। तो कहा जाता है कि प्राचीन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण विचारक जो थे वो कौटिल्य थे। और विदेश नीति का प्रयोग, फॉरेन पॉलिसी, चाहे वर्तमान समय की हो या राजतंत्रात्मक हो, जब वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तब भी विदेश नीति थी
और वर्तमान समय में भी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति है। उन्होंने कौटिल्य ने कहा साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। हमको अपनी विदेश नीति के लिए या अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इन 4 तत्वों को अपनाना चाहिए, साम दाम दंड और भेद। सैन्य बल किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी सेना। अगर उसके पास सेना नहीं है तो वो अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। कौटिल्य ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सैन्य बल। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे अगर राष्ट्र के पास सेना नहीं है तो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकती। आज भी आप देख रहे हैं परमाणु हथियार, परमाणु बम, ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं? हम सेना में सेनाओं को क्यों भर्ती किया जा रहा है? क्योंकि जब तक हम सैनिक रूप से मजबूत नहीं होंगे हम अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए कौटिल्य ने भी कहा कि सैन्य बल जो है मजबूत होगा तभी हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मनु और कौटिल्य, शुक्राचार्य, तीनों के विचार एक से हैं। अंतर इतना है कि मनु जो है आदि पुरुष थे, उन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था, लेकिन प्राचीन भारतीय विचारकों में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान है और शुक्राचार्य ने भी ऐसे ही सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने भी विदेश नीति का वर्णन किया है और उन्होंने भी लेकिन उन्होंने दैवी सिद्धांत को नहीं माना। शुक्राचार्य ने दैवी सिद्धांत को नहीं माना है। हमने अभी आपको जब मनु का वीडियो बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी या डेवलपमेंट सिद्धांत। तो हमने आपको बताया कि वर्तमान समय में क्या मान्य है, विकासवादी सिद्धांत। लेकिन प्राचीन काल सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो 60 में क्वेश्चंस हम आपको कुछ 60 क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कैसे आते हैं। जैसे मनु में है कि मनु स्मृति की रचना किसने की? उसमें है मनु। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है या दंड नीति पर? तो उत्तर है दंड नीति पर। और मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को मानता है? तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का। और कौटिल्य किस सिद्धांत को मानता है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत को। कौटिल्य और मनु में अंतर इतना है कि वो दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और वो सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।